एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। प्रीवियस लेक्चर में हमने फिनिश किया है कार्बोकैटाइन और इंक्लूसिव नेम रिएक्शन ऑफ कार्बोकैटाइन। ठीक है, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट कार्बोएनाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बोएनाइन, और जिसको हम बोलते हैं कार्बेनियन। ठीक है, तो जितने भी हम इंटरमीडिएट पढ़ेंगे उसके लिए हमने कुछ पैरामीटर्स डिसाइड कर दिए हैं जिससे हमको समझने में काफ़ी आसानी होगी। कौन कौन से पैरामीटर हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो मैं बताता हूं आपको। फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ कार्बोएनाइन। ठीक है, देन उसके बाद मैं बात करूंगा क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन के बारे में। ठीक है, फिर जो लास्ट तो बचता है आपका, उसमें मैं बात करूंगा इंक्लूसिव नेम रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, देखिए भाई, जब मैं फॉर्मेशन की बात करता हूं तो फॉर्मेशन कार्बोएनाइन को डिफरेंट मेथड से आप बना सकते हो, डिफरेंट मेथड से आप प्राप्त कर सकते हो। वो कौन कौन सी मेथड हैं, चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम जो हम मेथड यूज कर रहे हैं वहां पे हमने क्या लिया हुआ, CH3 और X क्या है, ये एज अ लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। हमने कार्बोकैटाइन में देखा था कि जो X रिलीज हो रहा है या निकल रहा है वो किसकी तरह निकलता था, लिविंग ग्रुप की तरह, और 2 इलेक्ट्रॉन को लेके जाता था और डेफिशिएंसी कहां क्रिएट करता था, कार्बन पर। बट इन द केस ऑफ दिस मॉलिक्यूल यहां पे क्या होगा, यहां पर भी हेटेरोलिटिक फिजन होगा, बट ये जो बॉन्ड फिजन होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कहां पर होगा, वो कार्बन की तरफ होगा। और ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है वो 2 इलेक्ट्रॉन किसको देके चला जाएगा, कार्बन को देके चला जाएगा। ठीक है, और ये किसकी तरह निकलेगा, लिविंग ग्रुप की तरह निकलेगा। और जब 2 इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है तो इसके पास क्या आ रहा है भाई, डेफिशिएंसी। इट मींस ये किसकी फॉर्म में निकल रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में निकल रहा है। और जब हम बात करते थे कार्बोकैटाइन में, तो जो लिविंग ग्रुप निकलता था वो निकलता था आपका न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे ही ये X प्लस के फॉर्म में निकल रहा है, तो देखिएगा यहां पर ये बन रहा है क्या, CH3 माइनस, यहां कार्बोएनाइन या कार्बेनियन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड में क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, जब हम किसी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेस का फंक्शन क्या होता है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना। तो ये अल्फा हाइड्रोजन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और यहां पे क्या क्रिएट करेगा, जैसे ही ये अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा बेस। अब आपको पता है कि इसका एंटी बॉन्डिंग कहां होता है, टुवर्ड्स साइड्स ऑफ हाइड्रोजन। क्यों होता है हाइड्रोजन की तरफ, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये किस पे देके जाएगा, कार्बन पे देके जाएगा, और यहां पे फॉर्मेशन होगा आपका किसका, कार्बोएनाइन का। ठीक है, देन ये फर्दर कार्बोएनाइन मॉडिफाइड होकर क्या बना लेता है, इनोलेट आयन बनाता है। ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, जो इंक्लूसिव नेम रिएक्शंस हैं। ठीक है, कि इनोलेट से रिलेटेड जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं उसको हम पढ़ेंगे कार्बोएनाइन में। क्लियर, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहां पे किसका फॉर्मेशन हुआ जी, कार्बोएनाइन का फॉर्मेशन हुआ। फिर थर्ड मेथड क्या है कि जब हम किसी एल्कीन पर जब न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराते हो तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के थ्रू जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल एल्कीन के प्रॉक्सिमिटी में आएगा, यहां पे क्या होगा, पोलरिटी क्रिएट होगी। पोलरिटी क्रिएट होने के साथ पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा, एडजेसेंट या नेबरिंग कार्बन पर। जो जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा ये शिफ्ट हो जाएगा कार्बन पर। ठीक है, और यहां पे क्या जनरेट होगा जी, माइनस चार्ज। ठीक है, तो इसके थ्रू भी हम माइनस चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ आपका थर्ड मेथड। अब फोर्थ मेथड में देखता हूं मैं कि जब आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराते हो तो बनता है वहां पर क्या, ग्रिग्नॉड रिएजेंट। तो आप एक चीज देख रहे होंगे, यहां पर जो एल्किल हैलाइड है, यहां जो एल्किल हैलाइड है, देखो इसके पास क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास है पार्शियली नेगेटिव चार्ज। किसके पास, X के पास। ठीक है, बट जैसे ही मैग्नीशियम के साथ इंटरेक्ट होता है, मैग्नीशियम का क्या होता है जी, ऑक्सीडेशन होता है। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा और एल्काइल ग्रुप का होता है वहां पर क्या, रिडक्शन। तो जिसके थ्रू क्या होता है, R प्लस कन्वर्ट इंटू R माइनस, मीन्स यहां पे क्या बनेगा आपका, कार्बोएनाइन का फॉर्मेशन होगा। और ये जो कार्बोएनाइन होगा मैग्नीशियम मेटल के साथ या एल्कली अर्थ मेटल के साथ क्या होता है, बाइंड होता है। ठीक है, तो ये हमने फोर्थ मेथड देखा कार्बोएनाइन फॉर्मेशन का। ठीक है, तो अब हम इसके बाद देखते हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोएनाइन। तो इसको समझने के लिए हम देखें
कि ये दो प्रकार से हो सकता है, सैचुरेटेड मॉलिक्यूल में और अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में। अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में कैसा कि पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका सेफ और स्ट्रक्चर अलग होगा, और जो सैचुरेटेड कार्बेनाइन होगा उसका सेफ एंड स्ट्रक्चर अलग होगा। कैसे, देखिए देखते हैं। जब वही सेम हमने ये मॉलिक्यूल लिया है, यहां पे क्या हो रहा है आपका हाइड्रोलिटिक फिजन, तो हाइड्रोलिटिक फिजन के थ्रू यहां पे क्या आ रहा है, माइनस चार्ज। तो ये जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की जो अधिकता आ रही है कार्बन पर, वो किसके फॉर्म में होता है, माइनस चार्ज के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि इस कार्बन को जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण होता है, वो क्या होता है जी, तो उस कार्बन का संकरण होता है sp3। ठीक है, और जब मैं बात करता हूं उसकी ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा, जस्ट ये किसके जैसा एग्जाम्पल है, NH3 के जैसा एग्जाम्पल है। NH3 में आपने पढ़ा है कि 3 हाइड्रोजन होते हैं और एक यहां पे क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होता है, sp3 होता है, लेकिन ज्योमेट्री क्या होती है इसकी, टेट्राहेड्रल। चेंज कहां पर होता है, शेप में, शेप चेंज हो जाता है किसमें, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, तो यहां पे भी ज्योमेट्री जो होगी टेट्राहेड्रल होगी, और जो शेप होता है वो क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। ठीक है, जब मैं इसके एंगल की बात करता हूं कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो ये जो बॉन्ड एंगल होता है, क्योंकि हमको पता है टेट्राहेड्रल कार्बन का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है जी, 109.5 डिग्री होता है। ठीक है, बट इन द केस ऑफ कार्बेनाइन यहां पे क्या हो रहा है कि जैसे ही यहां पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, बॉन्ड पेयर और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, जिसके कारण जो 109.5 डिग्री का एंगल था वो उतना ना रह के और क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, जिसके कारण इसका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाता है, लेस देन 109.5 डिग्री। बात समझ में आ रही है। ठीक है, और जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जैसे ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है इस कार्बन पर, तो जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां प्रेजेंट होंगे, वो प्रेजेंट होगा, ध्यान से समझो, ये है आपका क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या है जी, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज होगा, ये कहां प्रेजेंट होगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। ध्यान से समझना इस चीज को, कहां प्रेजेंट होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। समझ में आ रहा है। और जब मैं कार्बेनाइन की बात करता हूं, तो कार्बेनाइन का ऑक्टेट यहां पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट कब होगा, जब वहां पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन आपको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहा होगा और 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में। ठीक है, तो इस कार्बन का ऑक्टेट क्या होता है जी, कंप्लीट होता है। इतनी सी बात समझ में आती है। अच्छा जी, जब मैं बात करता हूं कि जो नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज अगर अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो रहा है, कैसे कि अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल के कॉन्जुगेशन में अगर नेगेटिव चार्ज फॉर्मेशन हो रहा है, तब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, जब इस मॉलिक्यूल की बात करोगे तो यहां जो कार्बेनाइन बन रहा है आपका, तो इस कार्बेनाइन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया है। मैंने बताया है आपको कि जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में होता है, तो वो क्या होता है, वो पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा, तो यहां पे क्या होगा, ये जो आपका सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड ना होकर क्या होगा, डबल बॉन्ड, पार्शली डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जिसके कारण ये इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का, वो sp3 ना होकर कितना हो जाता है जी, sp2 हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं जब इसके ज्योमेट्री और शेप की बात करूंगा, तो इसका ज्योमेट्री और शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। टेट्राहेड्रल ना होकर क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। और यहां पे भी कंप्लीट ऑक्टेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन ये हुआ, 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, जब पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है। इसलिए मैं बोल रहा हूं यहां पे क्या है कि इस कार्बन का ऑक्टेट क्या होता है जी, कंप्लीट होता है। समझ में आ रही है बात। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि एक्सेस ऑफ जो इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है, ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कहां प्रेजेंट होगा, तो हम यहां सिंपली बोलेंगे कि जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा वो कहां होता है, बैकेंट पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। डिफरेंस क्या है, सैचुरेटेड मॉलिक्यूल में जो नेगेटिव चार्ज वो कहां पर होगा प्रेजेंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। बट इन द केस ऑफ कॉन्जुगेटेड अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, यहां पे क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा वो बैकेंट पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। समझ में आ रही है बात। ठीक है, और जो अब वही जो मैंने अभी बताया ना आपको कि जो नेगेटिव चार्ज वो किसके फॉर्म में बिहेव करता है, यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है, बट इन द केस ऑफ दिस मॉलिक्यूल यहां जो नेगेटिव चार्ज होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है। तो इतनी सी बात समझ में आया। मैंने आपको बताया यहां पर क्या, फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन। ठीक, अब देखो, अब मैं बता रहा हूं आपको क्या, नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन आयन। ठीक है, देखो जब हमने कार्बोकैटायन पढ़ा था तो हमने देखा था उसका नेचर किसकी तरह बिहेव कर रहा था, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था, एज अ लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी। बट इन द केस ऑफ कार्बन आयन यहां पर जो कार्बन बिहेव करेगा तो वो किसकी तरह बिहेव करता है जी, वो बिहेव करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्यों? देखो न्यूक्लियोफाइल का डेफिनेशन क्या है, एक्सेस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन अ कार्बन या इन अ अदर एटम बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसलिए ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ ये किसकी तरह बिहेव करता है, लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। हमने पढ़ा है कार्बोकैटायन के बारे में कि वह किसकी तरह बिहेव करता है, लुईस एसिड। क्यों? क्योंकि वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, बट यहां पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए ये किसकी तरह बिहेव करता है, लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। और ब्रॉन्स्ट स्टेट लॉरी के अकॉर्डिंग भी ये किसकी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब यह प्रोटॉन को ग्रहण करता है। तो आपको पता है कि ब्रॉन्स्ट स्टेट लॉरी का डेफिनेशन क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। तो इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, बेस की तरह भी बिहेव करता है। मतलब ये लुईस बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है और ब्रॉन्स्ट स्टेट लॉरी बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, जब मैं इसकी बात करूं क्लासिफिकेशन की, इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड कार्बन आयन। ठीक है, तो सैचुरेटेड कार्बन आयन और अनसैचुरेटेड कार्बन आयन में डिफरेंस क्या होगा और समझ लीजिए। जो अनसैचुरेटेड कार्बन आयन होगा इसको हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ओपन चेन कंटेनिंग कार्बन आयन और क्लोज चेन कंटेनिंग या एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग कार्बन आयन। ठीक है, तो इनको हमने फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। ठीक, तो जब मैं बात करता हूं सैचुरेटेड कार्बन एनाइन के बारे में, तो सैचुरेटेड कार्बन आयन में क्या होता है, आपका जाएगा यहां पर मिथाइल कार्बन आयन। ठीक है, मिथाइल कार्बन आयन आ जाता है, एथाइल कार्बन आयन आ जाता है, आइसोप्रोपाइल कार्बन आयन आ जाता है और टर्सरी ब्यूटाइल कार्बन आयन आ जाता है। ठीक है, तो हम इनको किस बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं या क्लासिफाई कर रहे हैं, देखो यहां पर इस कार्बन पर नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 0 है, तो हम इसको डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे। ठीक है, कि यहां पर नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया प्राइमरी कार्बन आयन, या इसी को हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन आयन। ठीक है, फिर आता है क्या कि इस कार्बन से अगर 2 कार्बन एटम जुड़ा होगा, देखो कितना मिथाइल एटम जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है ना, 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, तो इसको हम बोलते हैं क्या, सेकेंडरी कार्बन आयन या 2 डिग्री कार्बन आयन या सेकेंडरी कार्बन आयन बोलते हैं। ठीक है, फिर थर्ड होता है आपका क्या कि उसी कार्बन से अगर एक भी हाइड्रोजन जुड़ा ना हो, उससे क्या जुड़ा हो, 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हो, तो उस केस में हम बोलते हैं उसको टर्सरी कार्बन आयन, या इसी को हम बोल देते हैं क्या, 3 डिग्री कार्बन आयन। ठीक, तो ये डिफरेंट नेम है, तो इनको आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं क्या, सैचुरेटेड कार्बन आयन। अब मैं बात करूंगा अनसैचुरेटेड कार्बन आयन, तो जहां हम डिस्कस करेंगे ओपन चेन कंटेनिंग कार्बन आयन एंड क्लोज चेन या एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग कार्बन आयन के बारे में। अब देखिए भाई, अनसैचुरेटेड कार्बन आयन को हमने फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ओपन चेन कंटेनिंग कार्बन आयन एंड एरोमेटिक रिंग या क्लोज चेन कंटेनिंग कार्बन आयन। तो ये कौन कौन से होते हैं, देखो ये आपको पता है ये कौन सा ग्रुप है, ये विनाइल ग्रुप होता है। अगर इससे जुड़ा होता है क्या, ये डबल बॉन्ड है, ये Cl जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, या इससे Si जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाता है, विनाइल क्लोराइड कहलाता है। तो अगर यहां से इस पे माइनस चार्ज जनरेट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, विनाइल कार्बन आयन। बात समझ में आ रहा है? और ये पता है आपको क्या होता है जी, CH2 CH2 और इससे जुड़ा हुआ है कोई X, तो ये जो पोजीशन होती है, इस पोजीशन को या इतना ग्रुप जो होता है, इसको हम बोलते हैं एलाइलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं, एलाइलिक ग्रुप। और यहां जो कार्बन आयन जनरेट होगा उसे हम बोलते हैं क्या, एलाइलिक कार्बन आयन। समझ में आ रही है बात? ठीक है, और अगर इससे एक और ग्रुप जुड़ा होगा, तो इन एक ग्रुप जुड़ा होगा या एक से अधिक ग्रुप जुड़ा होगा,
एल्किल ग्रुप या कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा होगा तो उसको हम बोल देते हैं क्या, सब्स्टिट्यूटेड एलाइलिक कार्बेनाइन। समझ में आ रही है बात, ठीक है। फिर होता है क्या कि एसिटाइलिन से अगर जुड़ा हुआ ये जो कार्बन है इस पर अगर माइनस चार्ज आता है, ठीक है, कि जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है इस ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ यहां पर ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है ये क्या कहलाती है, प्रोपार्जलिक पोजीशन। तो यहां पर अगर क्लोरीन या OH या अदर एटम भी अगर जुड़ा होता है तो उसको हम बोल देते हैं क्या, प्रोपार्जलिक हैलाइड या प्रोपार्जलिक एल्कोहल। बात समझ में आ रही है, तो इसको हम बोल देंगे क्या, प्रोपार्जलिक कार्बेनाइन। क्लियर हुई बात, ठीक। फिर मैंने फर्दर डिवाइड किया एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग कार्बेनाइन या क्लोज रिंग कंटेनिंग कार्बेनाइन, ठीक है। तो यहां पे आपको पता है कि ये कौन सा ग्रुप होता है, ये बेंजाइल ग्रुप होता है, ठीक है। बेंजाइल या इसी को हम बोलते हैं क्या, PH CH2 माइनस, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, बेंजाइलिक ग्रुप होता है ना। तो बेंजाइलिक ग्रुप पर अगर माइनस चार्ज आएगा तो इसे हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बेनाइन। और यहां देखोगे तो एक ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो एक ग्रुप जुड़े होने के कारण इसको हम बोल देते हैं क्या, प्राइमरी कार्बेनाइन। क्लियर हुई बात। और अगर यहां पर एक ग्रुप ये हो गया और एक और ग्रुप अगर जुड़ा होगा तो इसे हम बोल देते हैं क्या, सेकेंडरी कार्बेनाइन। और इस पोजीशन को हम बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं क्या, बेंजल कार्बेनाइन। समझ में आ रहा है बात। फिर थर्ड आता है कि एक तो ये पीएच ग्रुप से अटैच है और दूसरा कोई एल्काइलिक ग्रुप से अटैच है, तो इस कार्बेनाइन को हम बोलते हैं टर्सरी या 3 डिग्री कार्बेनाइन। और इसी को हम बोल देते हैं क्या, बेंजो कार्बेनाइन। तो ये तीनों टर्म आपको ध्यान से याद रखना है। एक होता है बेंजाइल कार्बेनाइन, दूसरा होता है बेंजल कार्बेनाइन और तीसरा होता है बेंजो कार्बेनाइन। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो ये मैंने यहां कवर किया क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बेनाइन के बारे में। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कहां पर, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। देखो नेक्स्ट पैरामीटर था हमारा क्या, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन किन किन बातों पर डिपेंड करती है, वो निर्भर करती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर और pKa वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मैंने पहले भी डिस्कस किया है जब मैं इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट बताया था कि किसी भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट का अगर मैग्नीट्यूड मींस अगर चार्ज की मात्रा अगर अधिक होगी तो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है, उस इंटरमीडिएट की जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो ऐसा कोई फैक्टर जो उसके मैग्नीट्यूड को कम करेगा मींस उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है स्टेबिलिटी में और मैग्नीट्यूड में, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। समझ में आ रही है बात। और दूसरा जो फैक्टर है जो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी पर वो है pKa वैल्यू, कि किसी भी मॉलिक्यूल का अगर pKa वैल्यू कम होगा, समझ में ध्यान से समझो, अगर किसी मॉलिक्यूल का pKa वैल्यू कम होता है मींस उसकी एसिडिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। एसिडिटी अगर ज्यादा होगी तो उसका मतलब सीधा सा ये होगा कि जो उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा उस कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होगी, अधिक होगी, ठीक है। तो इनमें रिलेशन क्या होता है pKa वैल्यू में, तो pKa वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। किसकी स्टेबिलिटी की, कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी के। समझ में आ रहा है। देखो मैंने लिखा भी है कि pKa वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी एज वेल एज स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इस रिलेशन को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं कि जो कार्बेनाइन की रिलेटिव स्टेबिलिटी है उसको भी समझने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, उनको भी हमको समझना जरूरी होगा, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बेनाइन, इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस, एरोमेटिसिटी एंड स्टेबलाइजेशन स्टेबलाइज्ड बाय फास्फोरस एंड सल्फर एलाइड, ठीक है। तो इन फैक्टर के थ्रू भी क्या होता है, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी का निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 हम इनको कवर करेंगे, समझिएगा। तो हमने ये समझा कि मैग्नीट्यूड किस तरीके से कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो अब हमको ये समझना है कि ये जो हम पैरामीटर्स ले रहे हैं, ये जो फैक्टर्स ले रहे हैं, किस तरीके से मैग्नीट्यूड को फ्लैक्चुएट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन में आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहां जो कार्बेनाइन जुड़ा हुआ है, ये कार्बेनाइन जो बना है इसके एडजेसेंट में जो कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन का, और इसका है क्या sp2, और इसका होता है क्या sp। तो आपको पता है कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यहां परसेंटेज s कैरेक्टर कितना होता है, 25%, और जब इसके परसेंटेज p कैरेक्टर की बात करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 75%। मतलब रिमेनिंग जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका
परसेंटेज पी कैरेक्टर हो जाएगा। तो हमको पता है और हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है कि जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होता है उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज होगी मतलब कि ये माइनस आई इफेक्ट डालेगा, और हम क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कोई फैक्टर जो मैग्नीट्यूड को कम करेगा उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो यहां आप देख रहे हो ये जो CH3 है यहां पर इसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर रहा है, बट यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया sp2 और यहां हो गया sp, तो स्लाइटली इस कार्बन के रिस्पेक्ट में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुआ, एनहांस हुआ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनहांस हुआ तो यहां पर जो स्टेबिलिटी होगी एनाइन की वो भी क्या होगी, एनहांस करेगी। ठीक है, तो इनका जो ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी का, वो ऑर्डर क्या हो जाएगा कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एनाइन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा रिस्पेक्ट टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा जी, देखो वही लिखा हुआ है मैंने, क्या परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, मींस जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा नेगेटिव चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। और हमको पता है कि मैग्नीट्यूड अगर कम हो रहा है तो उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, एनहांस करेगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है कि जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा माइनस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा डालेगा। ठीक है, पर मैं बोल रहा हूं कि परसेंटेज पी कैरेक्टर जैसे जैसे इंक्रीज होता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती जाती है। मैंने क्या बताया कि यहां 75% जो है पी कैरेक्टर है और यहां पर 50% पी कैरेक्टर है, तो यहां पर इसकी स्टेबिलिटी कम है और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो आपने देखा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किस तरीके से कार्बन एनाइन की स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है, इफेक्टेड करता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इंडक्टिव इफेक्ट कि इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा कैसे कार्बन एनाइन की स्टेबिलिटी को हम देखेंगे कि किस तरीके से ये इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, देखो भाई कि माइनस आई इफेक्ट डालने वाला अगर कोई ग्रुप होगा, ग्रुप मैंने जब इंडक्टिव इफेक्ट बताया था वहां पर कि कौन सा ग्रुप माइनस आई इफेक्ट डालेगा और कौन सा ग्रुप प्लस आई इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर माइनस आई इफेक्ट डाल रहा है कोई ग्रुप तो उसके मैग्नीट्यूड को क्या करेगा, चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम करेगा, और मैग्नीट्यूड को अगर कम कर रहा है तो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, एनहांस करेगा। इसलिए इसमें स्टेबिलिटी का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली का होता है, और मैग्नीट्यूड का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। ठीक है, वैसे ही देखो प्लस आई इफेक्ट डालने वाला अगर कोई ग्रुप होगा तो वो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम करेगा। क्यों? क्योंकि वह मैग्नीट्यूड को क्या कर रहा है, एनहांस कर रहा है। किसके मैग्नीट्यूड को, नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को एनहांस कर रहा है, और मैग्नीट्यूड को एनहांस करेगा तो स्टेबिलिटी को कम करेगा। देखो ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो मैंने लिया हुआ है, कुछ कार्बेनाइंस हैं, इनका ऑर्डर आपको बताना है कौन सा फैक्टर लगेगा और किस फैक्टर के द्वारा ये स्टेबलाइज हो रहा है। देखो यहां पर 3 Cl ग्रुप लगा हुआ है, तो 3 Cl ग्रुप क्या डालता है यहां पर, माइनस आई इफेक्ट, स्ट्रांगली माइनस आई इफेक्ट डालता है। तो इसका ऑर्डर जो होता है CCl3 इज ग्रेटर देन CF3 माइनस। क्यों? अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठा कि भाई यहां फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है, तो ये कैसे कार्बन आयन को ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो यहां 2 फैक्टर लगेंगे, पहला फैक्टर लगा इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा फैक्टर लगा कौन सा, बैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, कि क्लोरीन के पास बैकेंट डी ऑर्बिटल है जो उसको स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, इसलिए CCl3 माइनस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी CF3 माइनस से। ठीक है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कम होते जाएंगे वो कार्बन आयन को वैसे वैसे कम स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो यहां नंबर ऑफ क्लोरीन कितने थे, 3, और यहां पर नंबर ऑफ क्लोरीन कितने हैं, 2, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ क्लोरीन कितना है, 1, और यहां पर नंबर ऑफ फ्लोरीन 1 है और नंबर ऑफ क्लोरीन, तो यहां पर अगर नंबर ऑफ हैलाइड अगर सेम है तो उस केस में क्या होगा कि एक यहां पर भी 1 क्लोरीन है और यहां पर भी 1 क्लोरीन है, तो उस केस में क्लोरीन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि वहां 2 फैक्टर लगेगा, पहला इंडक्टिव और दूसरा वैकेंट डी ऑर्बिटल का। ठीक है, तो यहां पर देखो कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, ना ही प्लस आई इफेक्ट ना ही माइनस आई इफेक्ट, यहां ये CH3 प्लस आई इफेक्ट डाल रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट डालने के कारण ये क्या करेगा, मैग्नीट्यूड को एनहांस करेगा। मींस ऐसे इस कार्बन पर अगर ऐसे एल्काइल ग्रुप जुड़े हों जो प्लस आई इफेक्ट डालेगा तो उस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को
धीरे धीरे क्या करेगा, कम करेगा। तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है कि इंडक्टिव इफेक्ट किस तरीके से कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का निर्धारण कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा जो एग्जाम्पल लिया हुआ है देखो मैंने, यहां ये एल्कीन है और ये एल्काइन है, तो मैंने अभी वही फर्स्ट जो मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन, तो यहां पे क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो जैसे जैसे परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ेगा उसका इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा, नेगेटिव आई इफेक्ट वैसे वैसे इनहांस करेगा। ठीक है, तो यहां पे कौन सा इफेक्ट डालेगा, माइनस आई, यहां पे भी कौन सा इफेक्ट डालेगा, माइनस आई, और यहां पर प्लस आई इफेक्ट। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा कार्बन आयन का। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहां हमने कवर किया हाइब्रिडाइजेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। अब मैं बात करता हूं रिजोनेंस के बारे में, रिजोनेंस एंड एरोमेटिसिटी, किस तरीके से कार्बन आयन के मैग्नीट्यूड को इफेक्ट डालता है। ठीक है, रिजोनेंस किस तरीके से कार्बन आयन को स्टेबलाइज करता है, हायर द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ठीक है, जितना ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन या डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उसका नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही कम होगा, और मैग्नीट्यूड जितना कम होगा, हमको पता है कि रिलेशन क्या होता है, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है, वही मैंने लिखा हुआ है, हायर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हायर विल बी दी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ठीक है, अच्छा जी देखो, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो स्टेबिलिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों, अब मैं ये दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड को क्या करेगा, ये मैग्नीट्यूड को कम करता है, और प्लस एम इफेक्ट क्या करता है, मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करता है, इसलिए स्टेबिलिटी को क्या करेगा, ये कम करेगा। बात समझ में आ रही है। अगर किसी ग्रुप में प्लस एम इफेक्ट डालने वाला कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कम करेगा, और माइनस एम इफेक्ट डालने वाला अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को एनहांस करेगा। इतनी सी बात समझ में आती है। ठीक है, तो अब इनको हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। पहला एग्जाम्पल आप देख रहे हो, तो मैंने बताया था आपको यहां पे क्या, यह है आपका बेंजो कार्बन आयन, यह है बेंजल कार्बन आयन, और यह है बेंजाइल कार्बन आयन, और इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको पता है जी। यहां पर ये जो दो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर तो ये पीएच जो है माइनस आई इफेक्ट डाल रहा है, बट यहां दो एल्काइल ग्रुप है, ये क्या डाल रहा है, प्लस आई इफेक्ट डाल रहा है, जिसके कारण ये मैग्नीट्यूड को क्या करेगा, एनहांस करेगा। मतलब कि जितना कम एल्काइल ग्रुप होगा इसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये 1 डिग्री कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री कार्बन आयन के रिस्पेक्ट में, और 3 डिग्री कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। ठीक है, कई केस में क्या होता है कि स्टेबलाइजिंग फैक्टर अगर है, अगर टर्सरी ग्रुप जुड़ा हुआ है, टर्सरी ग्रुप है और उसमें माइनस आई इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट डालने वाला कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को उतना ही ज्यादा इनहांस करेगा। समझ में आ रहा है। तो इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया जी, ये हो गया। अच्छा जी देखो, वही मैंने बताया कि ये 3 डिग्री कार्बन आयन है, ये 2 डिग्री कार्बन आयन है, ये 1 डिग्री कार्बन आयन है, बट इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बन आयन, एंड 2 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बन आयन। क्यों, क्योंकि यहां जो नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज किसके थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, पीएच के पाई इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, रिजोनेंस के द्वारा जो है स्टेबलाइज हो रहा है। मतलब कि यहां जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगी, यहां सबसे ज्यादा मिलेंगी, यहां पर इसके रिस्पेक्ट में कम मिलेगा, और सबसे कम कहां पर मिलेगा, यहां पर। बात समझ में आती है। ठीक है, अच्छा जी, यहां थर्ड वाला देखोगे आप, तो थर्ड में देख रहे हो कि यह है आपका बेंजाइल कार्बन आयन, जिसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी निकल के आ रही है, 4। यहां पर भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकल के आ रही है 4, लेकिन मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो क्लोज रिंग होती है वो ज्यादा स्टेबलाइज होती है कंपेयर टू ओपन रिंग। ठीक है, तो यहां जो इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा इससे, जबकि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, यहां पर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 है, बट यहां पर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है जी, 3। तो जिसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा, वो ज्यादा स्टेबल देन ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलाइलिक कार्बन आयन, सबसे कम स्टेबल होगा। जब मैं थर्ड एग्जाम्पल की बात करता हूं, आ जाओ फोर्थ एग्जाम्पल में, तो यहां पे आप देख रहे हो क्या कि ये बेंजाइल कार्बन आयन है और ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल कार्बन आयन है। OMe क्या होता है आपका, OMe माइनस आई इफेक्ट डालता है और प्लस एम इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो यहां पे भी देखो प्लस
प्लस एम इफेक्ट डाल रहा है और माइनस एम इफेक्ट डाल रहा है, तो प्लस एम इफेक्ट डालता है तो ये आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, एनहांस करता है। समझ में आ रही है बात? तो देखोगे इसका जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, यहां सिर्फ क्या करेगा, ये माइनस आई इफेक्ट ही डोमिनेट करेगा। क्यों? क्योंकि प्लस एम के द्वारा यहां नेगेटिव चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। बट आर्थो और पैरा पर अगर ओएमई जुड़ा हुआ है तो उस केस में क्या होगा जी, यहां पर ज्यादा इफेक्ट डालेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा इंक्रीज करेगा कंपेयर टू पैरा। ठीक है, देखो जी यहां प्लस एम इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा डालेगा, और आर्थो में प्लस एम इफेक्ट अगर कंपेयर करते हैं तो प्लस एम इफेक्ट और दूसरा जो फैक्टर लगता है आर्थो इफेक्ट का। ठीक है, तो अगर मैं इसके स्टेबिलिटी की बात करूं 1 2 3 एंड 4, तो इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा जी, देखो ये प्लस एम इफेक्ट डाल रहा है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तो इंक्रीज कर रहा है, ओवरऑल देखे जाए तो यहां पे क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड को एनहांस कर रहा है ना। तो इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन, इन दोनों में कौन सा हो जाएगा जी, 3 इज ग्रेटर देन 4। जो जितना ज्यादा प्लस एम इफेक्ट डालेगा वो कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी को उतना ही ज्यादा कम करेगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, अच्छा जी अब आ जाओ ये फिफ्थ एग्जाम्पल में। तो फिफ्थ एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं क्या, कि यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है जो माइनस एम इफेक्ट डाल रहा है, माइनस आर इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, तो आर्थो पे और पैरा पे अगर कोई प्लस एम या माइनस एम इफेक्ट डालने वाला कोई ग्रुप होगा तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू मेटा पोजीशन। ठीक है, तो मेटा पोजीशन पर यहां पर सिर्फ डालेगा ये कौन सा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो इनका जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा कौन, 4th। ठीक है, उसके बाद कौन सा हो जाएगा जी, 3rd हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है। ये भी कौन सा इफेक्ट डालेगा, माइनस एम इफेक्ट डालेगा। ये माइनस एम इफेक्ट तो डाल रहा है लेकिन कहां पर, इस आर्थो और पैरा पर, यहां मेटा पोजीशन पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन तो खींच रहा है लेकिन इफेक्टिवली जो पोजीशन आर्थो और पैरा से खींच रहा है उसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन से नहीं खींच पा रहा है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल रिंग की बात करूंगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम कर रहा है ना NO2 ग्रुप। तो देन इसके बाद आ जाएगा आपका कौन सा, सेकंड, और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा आपका, फर्स्ट। तो ये हो जाएगा इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, 6th में आपको पता है कि जिसका जितना ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। तो यहां समझाने की जरूरत नहीं है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, ये 7th वाला एग्जाम्पल ये मैं आप पर छोड़ता हूं, मुझे आशा है कि इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर मिलेगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं कि एरोमेटिसिटी के द्वारा कार्बेनाइन कैसे स्टेबलाइज होगा। देखो भाई, अब लास्ट जो बचता है आपका एरोमेटिसिटी और कार्बेनाइन स्टेबलाइज बाय सल्फर एंड फास्फोरस एलाइड। तो उसको समझने के लिए देखो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसके थ्रू हम आसानी से समझ पाएंगे कि एरोमेटिसिटी के द्वारा और फास्फोरस एंड सल्फर एलाइड के द्वारा कार्बेनाइन कैसे स्टेबलाइज होता है। देखिए जी, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है 1,3-ब्यूटाडाइईन जो होता है वो क्या होता है आपका, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है। बट जैसे ही मैं 2 एल्काइलिक ग्रुप के साथ, है ना, एल्काइली मेटल के साथ ट्रीट कराऊंगा तो यहां पे क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये इसका क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन के बाद जो होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये नेगेटिव चार्ज किसके थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, कॉन्जुगेशन के थ्रू तो स्टेबलाइज हो रहा है, एज वेल एज किसके थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है जी, एरोमेटिसिटी के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, फिर दूसरा एग्जाम्पल है कॉर्ड का। तो आपको पता है कि कॉर्ड जो होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्यों होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ड्यू टू नॉन प्लेनरिटी के कारण। ठीक है, बट इन द केस ऑफ दिस एग्जाम्पल, जब हम इसका 2 एल्काइलिक ग्रुप के साथ रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन के बाद क्या होता है, इस पूरे सिस्टम में 10 इलेक्ट्रॉन क्रिएट होते हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होता है, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन क्रिएट होने के बाद ये क्या हो जाता है जी, एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एनाइन किसके द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है, एरोमेटिक कैरेक्टर के द्वारा जो है एनाइन स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, फिर थर्ड आ जाता है यहां पर कि यहां आप देख रहे हो कि 2 पाई बॉन्ड है, बट यहां ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। बट जैसे ही मैं इसको बेस के साथ रिएक्शन कराता हूं तो ये मोर एसिडिक प्रोटॉन को क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है, और एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बनाता है, कार्बेनाइन। जैसे ही यहां एनाइन जनरेट हो रहा है तो ये होल मॉलिक्यूल क्या हो जा रहा है, एरोमेटाइज हो जा रहा है। इसलिए
इसकी स्टेबिलिटी जो होती है सर्वाधिक होती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा जी, फिर देखो, फिर मैंने यहां फ्यूज्ड रिंग लगाया, तो फ्यूज्ड मतलब बेंजो रिंग लगा दिया, एक बेंजो रिंग लगाया, नीचे वाले एग्जाम्पल में 2 बेंजो रिंग लगाया। तो जैसे जैसे फ्यूज्ड रिंग इंक्रीज होती है तो उस साइक्लिक मॉलिक्यूल की जो एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिक कैरेक्टर है, धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों? वहां पर जो फैक्टर लगता है वो लगता है कौन सा, एनुलेशन इफेक्ट का। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो नहीं है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और अगर मैं बात करता हूं थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ एग्जाम्पल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो कौन होगा जी, वो होगा थर्ड इज मोर स्टेबल देन फोर्थ इज मोर स्टेबल देन फिफ्थ। क्यों? क्योंकि यहां कौन सा इफेक्ट लग रहा है, एनुलेशन इफेक्ट। एनुलेशन इफेक्ट के कारण इसकी एरोमेटिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसलिए और एरोमेटिसिटी और स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, जितना ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर होगा कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी या कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। ये एक पैरामीटर है जिसके द्वारा कार्ब एनाइन और कार्बोकैटायन दोनों को सिमिलरली आप ट्रीट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? अब सेकंड में पढ़ता हूं क्या, स्टेबलाइज बाय फास्फोरस एंड सल्फर एलाइड। कैसे? आपने पढ़ा होगा बिटिक रिएक्शन, तो बिटिक रिएक्शन में हम जो बिटिक रिएजेंट यूज करते हैं वो कौन सा होता है जी, फास्फोरस एलाइड। जब मैं बिटिक रिएक्शन बताऊंगा तो इसको मुझे डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, ये जी ग्रुप डिसाइड करता है कि आपका कौन सा फास्फोरस एलाइड होगा, स्टेबल फास्फोरस एलाइड होगा, सेमी स्टेबल फास्फोरस एलाइड होगा या अनस्टेबल फास्फोरस एलाइड होगा। इसके थ्रू ही क्या होता है, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है उसकी ज्योमेट्री या हम बोल सकते हैं क्या, उसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है वो निर्धारित होता है किसके द्वारा, इन ग्रुप के द्वारा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो यहां जो फास्फोरस एलाइड है, ये फास्फोरस एलाइड किसके द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है जी, नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय बैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ फास्फोरस। ध्यान से समझो, ठीक है, बैकेंट डी ऑर्बिटल के द्वारा क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। और यहां जो कार्बन आयन है ये स्टेबलाइज हो रहा है किसके द्वारा, पाई स्टार सीओ के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूं, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की बात अगर मैं करूं इन दोनों में, फर्स्ट और सेकंड में, तो यहां सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू सेकंड। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ग्रुप लगे हुए हैं ये कौन सा इफेक्ट डालता है, ये प्लस एम इफेक्ट डालेगा, ये भी प्लस एम इफेक्ट डालेगा, जिसके कारण ये क्या करता है, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन देता है। कौन सा कॉन्जुगेशन जी, क्रॉस कॉन्जुगेशन देता है, जिसके कारण इस कार्बन आयन को कम स्टेबलाइज करता है। समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट जो है हम पढ़ रहे हैं क्या, सल्फर एलाइड। तो सल्फर एलाइड जो होते हैं 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स कौन कौन से, एक होता है सल्फोनियम एलाइड और दूसरा होता है सल्फोक्सोनियम एलाइड। ठीक है, तो सल्फोनियम एलाइड में क्या होता है, ये भी बैकेंट डी ऑर्बिटल के द्वारा स्टेबलाइज होता है। किसके द्वारा, डी ऑर्बिटल के द्वारा स्टेबलाइज होता है। बट इन द केस ऑफ सल्फोक्सोनियम एलाइड, यहां पर स्टेबलाइज जो हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, ये भी ध्यान से समझो, यहां पे पाई ऑर्बिटल था ना, ये किसके द्वारा स्टेबलाइज हो रहा था, पाई स्टार सीओ के द्वारा ना। बट यहां जो स्टेबलाइज होगा वो किसके द्वारा होगा, ध्यान से, ये स्टेबलाइज होगा बैकेंट डी ऑर्बिटल के थ्रू स्टेबलाइज होगा। समझ में आ रहा है? तो आपने देखा कि फास्फोरस और सल्फर एलाइड जो है कार्बन आयन को किस तरीके से स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो पैरामीटर है कार्बन आयन में, इसकी श्रृंखला में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे यहां पे क्या, इंक्लूसिव नेम रिएक्शंस ऑफ कार्बन आयन। तो अब यहां समझो, जो इंक्लूसिव नेम रिएक्शंस ऑफ कार्बन आयन है वहां हम पढ़ते हैं कौन कौन सा, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। समझ में आ रहा है? ठीक है, डिकमान रिएक्शंस और कैनिजारो रिएक्शंस। तो जितना भी इनोलेट कंटेनिंग रीअरेंजमेंट है या नेम रिएक्शंस हैं, उन सभी को हमको पढ़ना है किसकी कैटेगरी में, कार्बन आयन की कैटेगरी में। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है इनोलेट केमिस्ट्री। तो इसको जब मैं नेम रिएक्शन पढ़ूंगा तो नेम रिएक्शन में ही हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैं क्या है, जो इंक्लूसिव नेम रिएक्शंस है इसको मैं बताऊंगा कहां पर, नेम रिएक्शंस में। ठीक है, तो यहां पर आपका ये कवर होता है कार्बन आयन या कार्बेनियन इंटरमीडिएट। ठीक, अगर मैं समराइज करूं इसको तो यहां हमने पढ़ा है क्या, फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ कार्बन आयन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ठीक है, तो इनको हमने डिटेल में समझा।
और मुझे आशा है कि जो मैंने आपको बताया है आप सभी को समझ में आया होगा। आपको छोटे से भी छोटा अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट जरूर करिए, मैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स पर जरूर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।